हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये हमारा लेसन नंबर 6C है। इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया को कंटिन्यू करेंगे। वी विल फोकस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। देखिए, हमने जैसे पिछले वीडियो में ही देखा था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेशनिंग विच इज़ अ क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। वन इज़ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन होना चाहिए लोगों का। इन द ग्रोथ स्टोरी एवरीबडी शुड बी पार्टिसिपेंट, इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है। एंड ऑल्सो टू गिव फोकस टू द नेशनल प्रायोरिटीज़, जैसे हमारे नेशन की प्रायोरिटीज़ क्या है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, उससे भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में प्रायोरिटी सेक्टर्स को डिफाइन किया जाता है। अभी एट द मोमेंट देर आर 8 प्रायोरिटी सेक्टर्स। वन इज़ एग्रीकल्चर, देन MSMEs, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। अदर्स में आ जाता है जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन्स, ये सब कुछ जो होता है इसमें अदर्स में इंक्लूड होता है कैटेगरी में। हर सेक्टर के लिए RBI ने कुछ ना कुछ सीलिंग और कुछ ना कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बैंक्स के लिए डिफाइन कर रखा है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। बट एट द मोमेंट देर आर दीज 8 कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। अब देखिए, जो गाइडलाइंस है एज ऑफ 2022 RBI के, वो हम देखेंगे। एक तो होता है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के लिए। तो ये जो फर्स्ट गाइडलाइन है, दिस विल बी एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स। दिस आर कमर्शियल बैंक्स। अब इसमें कौन कौन आ गया डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, मतलब SBI, ICICI, ये सब, मतलब इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों इंक्लूडेड है, बट विच आर डोमेस्टिक। एंड देन फॉरेन बैंक्स विच हैव मोर देन 20 ब्रांचेज इन इंडिया, 20 और मोर देन 20, उनके लिए ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल है। जो अभी रिसेंट गाइडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, उसमें जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो टारगेट है वो है 40%। तो RBI के गाइडलाइन के हिसाब से दिस डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एंड फॉरेन बैंक्स हैविंग 20 और मोर ब्रांचेस इन इंडिया, उनको अपना टोटल क्रेडिट जितना भी वो दे रहे हैं उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना है। मतलब इन 8 सेक्टर्स को 40% क्रेडिट उनका जाना चाहिए एनुअली। एंड एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने NDTL ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसी तरह से ANBC एक कॉन्सेप्ट है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। इसमें से दोनों में से जो भी हायर होगा उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर्स को जाना चाहिए, विच एवर इज़ हायर। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का मतलब डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बैंक का जितना भी टोटल क्रेडिट दिया जा रहा है, नेट क्रेडिट, उसका 40% प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। अब इस 40% में से भी 18% शुड गो टू एग्रीकल्चर एंड 10% शुड गो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन फेज्ड मैनर। ओके, तो यहाँ पे फेज्ड मैंने स्टार करके रखा है। तो RBI ने जो अभी रिसेंटली गाइडलाइन इशू की है उसके हिसाब से 18% शुड गो टू एग्रीकल्चर, आउट ऑफ विच 10% शुड गो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर द फार्मर्स विच ओन लेस देन 1 हेक्टर ऑफ लैंड, उनको बोलते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। 7.5% शुड गो टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। देखिए यहाँ पे 7.5% उसको जाना चाहिए। 12% शुड गो टू एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ओके, ये भी फेज्ड मैनर में है। अब ये फेज्ड मैनर में किस तरह से RBI ने जो गाइडलाइन इशू की है, तो देखिए 2021 में हम लोग पहले वीकर सेक्शन का देखेंगे, ये 12% किस तरह से अचीव होगा। सो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में 10% कैन बी गिवन, देन इट हैज़ टू बी इंक्रीज टू 11% इन 21-22, फिर 22-23 में 11.5% होना चाहिए, और फाइनली 31 मार्च 2024 तक 12% अचीव होना चाहिए टारगेट। उसी तरह से जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का जो टारगेट था 10% का, दिस ऑल्सो हैज़ टू बी अचीव्ड इन फेज्ड मैनर, और उनका भी सिमिलरली वैसे ही है। इट विल स्टार्ट विथ 8% इन 2020-21, देन इट विल इंक्रीज टू 9% इन 21-22,
9.5% इन 22-23 एंड 10% इन 23-24। तो इस तरह से फेस्ड मैनर में आरबीआई ने उनको बोला है कि आप ये टारगेट्स को अचीव कीजिए, ठीक है। सो ये गाइडलाइंस थी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स विथ मोर देन 20 ब्रांचेस इन बैंक्स के लिए। अब देखिए जो फॉरेन बैंक्स है जिनकी लेस देन 20 ब्रांचेस है इंडिया में, उनके लिए क्या टारगेट्स है। तो अगेन 40% शुड गो टू टोटल प्रायोरिटी सेक्टर्स ऑफ ANBC और COB विच एवर इज हायर, out of which 32% can go to exports, okay, and rest of the 8% can go to other priority sectors. So at least 8% should go to other priority sectors and up to 32% it can be lent to the exports businesses. उसके बाद में हम नेक्स्ट आ जाएंगे गाइडलाइन फॉर रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए गाइडलाइन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम देखेंगे कि 75% ऑफ टोटल क्रेडिट शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। इस 75% में से 18% शुड गो टू एग्रीकल्चर। उसमें से अगेन 10% शुड गो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन फेस्ड मैनर। देखिए यहाँ पे भी मैंने स्टार कर रखा है, मतलब ये ऊपर जो हमने फेस्ड मैनर देखा था ये यहाँ पे भी अप्लाई होगा, 8% से शुरू होके 10% तक, इस तरह से। 7.5% should go to micro enterprises, 15% should go to advances towards weaker section, and this is immediate. Actually इसके अंदर कोई phased manner नहीं है। जिस तरह से डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स विथ मोर देन 20 ब्रांचेस में ये फेस्ड मैनर में अचीव करना था 12% टारगेट, यहाँ पे डायरेक्टली 15% मिनिमम शुड गो टू एडवांसेस टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ऐसा आरबीआई ने इनके लिए गाइडलाइन दिया है। दिस इज़ फॉर द रीजनल रूरल बैंक। Then lending to medium enterprises, social infrastructure and renewable energy shall be reckoned for priority sector achievement only up to 15% of ANBC. अभी रीजनल रूरल बैंक्स जो मीडियम इंटरप्राइजेस को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या रिन्यूएबल एनर्जी को इन सेक्टर्स को जो लोन देगी तो मैक्सिमम अप टू 15% ही वो कंसिडर होगा प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट के लिए। जैसे यहाँ पे जो टोटल 75% टारगेट है इसमें से वो आप कितना भी उनको लोन दीजिए बट मैक्सिमम 15% तक ही वो कंसिडर होगा। उसके बाद में आपको दूसरे सेक्टर्स को करना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर के लिए 18% मिनिमम है, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए 7.5 है, वीकर सेक्शंस के लिए 15% है, रेस्ट 15% मैक्सिमम यू कैन गिव टू दिस सेक्टर्स एंड अदर सेक्टर्स हैव टू बी कवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द टारगेट। अब आ जाइए थर्ड नंबर पे हम लोग देखेंगे गाइडलाइंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए क्या गाइडलाइन है। अगेन टारगेट है टोटल 75% ऑफ ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जाना चाहिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को। उसमें से 18% शुड गो टू एग्रीकल्चर, 10% शुड गो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मतलब इसी 18% में से 10% शुड गो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन फेस्ड मैनर, जैसा हमने ऊपर देखा था। 7.5% should go to micro enterprises and 12% should go to weaker sections again in phased manner, जैसा हमने ऊपर देखा था। Then we'll see the guidelines for the primary urban cooperative banks. Okay, तो जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके लिए क्या गाइडलाइन है हम यहाँ पे देखेंगे। सो 40% अगेन टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है उनका, विच शैल बी इंक्रीज टू 75% इन 2024। तो 40% से उनको फेस्ड मैनर में 75% तक उनको अचीव करना है। तो किस तरह से होगा देखिए, बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 31 मार्च 2020 को 40% उनका टारगेट होना चाहिए, 31 मार्च 2021 को 45% होना चाहिए, उसी तरह से नेक्स्ट ईयर 50%, देन 60% एंड फाइनली बाय 31 मार्च 2024 दे शुड अचीव अ टारगेट ऑफ 75% ऑफ total priority sector lending. So this is for primary urban cooperative banks, of which there is only two targets. One is that of which 7.5% must go to micro enterprises and 12% must go to weaker section in a phased manner. जिस तरह से ऊपर हमने phased manner देखा था वही सेम phased manner यहाँ पे भी applicable है। Now we'll look at what are priority sector lending certificates. देखिए, these are the instruments in which banks can invest if they fail to achieve the PSL targets. अब फॉर एग्जांपल कोई एक कमर्शियल बैंक है जो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई किसी साल में, ओके, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट अचीव नहीं कर पाई,
सो उस केस में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, ये सर्टिफिकेट में वो इन्वेस्ट कर सकती है। इसमें देखिए होता कैसे है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ वन बैंक ए एंड देयर इज़ अनदर बैंक बी। इस बैंक का टारगेट था से फॉर एग्जांपल 40%, बट इसने अचीव कर लिया 45%। और इस बैंक का टारगेट था 40%, बट ये अचीव कर पाया ओनली 30%। तो यहाँ पे इसके बाद में 5% एडिशनल क्रेडिट हो गया प्रायोरिटी सेक्टर का। तो इट विल गेन अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, इट विल गेन अ सर्टिफिकेट फॉर दिस एक्स्ट्रा 5% फॉर दैट ईयर। अब ये एक्स्ट्रा 5% का जो लैंडिंग सर्टिफिकेट है वो बैंक ए बैंक बी को बेच सकता है। ओके, सो इट इज़ ट्रेडेबल एंड बैंक बी कैन बाय एंड फुलफिल इट्स टारगेट ऑफ 5%। ओके, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता है ये सेक्टर वाइज होता है। जैसे हमने ऊपर 8 सेक्टर देखे थे ना, सो दिस विल बी सेक्टर वाइज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैंक ए का जो एडिशनल जो हुआ था ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ था, लेकिन यहाँ पे इनका जो शॉर्टफॉल है, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस शॉर्टफॉल इज़ इन माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड प्लस वीकर सेक्शन, ये 2 जगह पे टारगेट मीट नहीं कर पाए, तो ये इसका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट यहाँ पे ये ट्रेड नहीं हो सकता। इट कैनॉट बाय दिस बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, सो दीज आर सेक्टर वाइज, ये आपको इतना याद रखना है। जिस तरह से हमारा कार्बन ट्रेडिंग में होता है ना, कार्बन क्रेडिट्स जो देश जो एक दूसरे के साथ में जो ट्रेडिंग करते हैं टू अचीव देयर कार्बन क्रेडिट्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ग्लोबल पोल्यूशन, उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब PSL टारगेट्स की मॉनिटरिंग किस तरह से होती है देखिए, तो यहाँ पे हर बैंक को RBI के प्लस में एवरी क्वार्टर कंप्लाई करना पड़ता है। सो दिस इज़ डन क्वार्टरली, Q1 में, Q2, क्वार्टर मतलब 3 महीने में। सो हमारा क्वार्टर 1 होता है मार्च से लेके तो मई तक, मार्च अप्रैल मई, देन जून से लेके अगस्त तक। इस तरह से जो हमारे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 होते हैं, हर क्वार्टर के एंड में हर बैंक को कंप्लाई करना होता है PSL टारगेट्स, और इनका एवरेज या शॉर्टफॉल देखा जाता है ईच क्वार्टर में, और फिर बाद में 1 साल के लिए उसको एवरेज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वार्टर 1 में किसी बैंक का 5% एक्स्ट्रा हुआ था, क्वार्टर 2 में 5% माइनस हुआ, क्वार्टर 3 में 10% एक्स्ट्रा हुआ एंड क्वार्टर 4 में 10% लेस हुआ। तो ये क्वार्टर वाइज उन्होंने कंप्लाई किया, लेकिन एंड में आप एवरेज आउट करेंगे पूरे एनुअल के लिए, तो यहाँ पे दे हैव अचीव द टारगेट बिकॉज यहाँ पे जो 5% एक्स्ट्रा था यहाँ पे 5% अचीव हो गया है। एंड अगेन दीज आर डन सेक्टर वाइज, तो हर सेक्टर के लिए इस तरह से देखा जाता है कि हर क्वार्टर में कितना अचीवमेंट हो रहा है, और एनुअली फाइनली उसका एवरेज लेकर RBI उनको अलाउ करती है या तो आपका टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है। सो नॉन अचीवमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स, बैंक्स फेलिंग टू अचीव दिस टारगेट्स मस्ट इन्वेस्ट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो बैंक के पास में 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो या तो वो ये PSLC खरीद ले दूसरे बैंक से, या तो वो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय नाबार्ड एंड अदर फंड्स विथ नाबार्ड, NHB, SIDBI, मुद्रा लिमिटेड। तो इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो दूसरे फंड्स होते हैं जो इन्होंने क्रिएट है, उसमें इन बैंक्स को पैसा देना पड़ता है, एंड देन दिस बैंक्स विल पे इंटरेस्ट टू देम इन द, सो दीज आर काइंड ऑफ लोन्स बट इट इज़ गिवन टू दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एज डिसाइडेड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये किस फंड में पैसा डालना है, ये RBI टाइम टू टाइम इसके गाइडलाइन इशू करती है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द PSL नॉर्म्स डू नॉट अप्लाई टू द कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, तो जैसे हमने देखा शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स को PSL नॉर्म्स अप्लाई नहीं होते हैं, केवल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अप्लाई होते हैं, बट शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, इन बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स अप्लाई नहीं होते हैं। तो दिस वाज अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि प्रायोरिटी सेक्टर हमारे देश में कौन कौन से हैं, उनके हर सेक्टर के लिए, कौन से सेक्टर के लिए कितना टारगेट अलग अलग टाइप के बैंक्स के लिए दिया हुआ है। जैसे 18% आप देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए, मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए 18% टारगेट है। MSME के अंदर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसको थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिसमें 7.5% मस्ट बी लेंड। और वीकर सेक्शंस के लिए जो टारगेट जो डिफाइन किए गए हैं, जैसे देखिए वो भी अदर्स में आ जाता है वीकर सेक्शन, तो उनके लिए भी कुछ टारगेट डिफाइन किया गया है, जैसे 12% या 15%। तो उस तरह से RBI ने डिफाइन किए हैं। ये टारगेट रिवाइज होते रहते हैं हर साल, RBI इसमें नई नई गाइडलाइंस इशू करती है।
तो बट ओवरऑल समझने के लिए इतना है कि प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब होता है कि ऐसे सेक्टर जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट और नेशनल प्रायोरिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।